नमस्कार दोस्तों, यह है एन की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है इकोनॉमिक्स की। लास्ट पास्ट है अपना। इसमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि कोई सी भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कई बार समझ में, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो वो ऑथेंटिक बुकों से ही आते हैं। तो चलिए हर एक फैक्ट तत्व को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको अपना अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। अवलोकन। खाद्य सुरक्षा करता है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रशासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ध्यान से। खाद्य उपलब्धता का अर्थ देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुँच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। देख, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। ये क्या पढ़ाया अपन ने? खाद्य सुरक्षा क्या है? आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या देगा वो? क्वेश्चन ये देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के बारे में सत्य है। ठीक है, खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य, पहुंच का अर्थ, सामर्थ्य का अर्थ। आगे चलते हैं अब। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, ठीक है ना, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। ये क्या है? 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये बताइए 1970 में खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या था? यहाँ पर आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। ये अर्थ कौन से दशक में था? 1970, 1980, 1990, ऐसे। 1970 आधारित
खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिक्षण सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1994 पृष्ठ 3। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। दोबारा से देखते हैं ना। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा कर्ता आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई थी। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में। रियो डी जेनिरो सम्मेलन कब हुआ था पृथ्वी से संबंधित? 1995 में। व्यक्तिक घोषणा क्या की गई थी? व्यक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो। आर्थिक पहुँच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 पृष्ठ 3। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है ना, सूखे के कारण। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। आई बात कुछ समझ में? किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? कौन से कथन सत्य है? देख, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती है जो भूखमरी तथा बेबस होकर दूषित जल
या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर में प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। दूषित जल या सड़े भोजन। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए भैया। 1943 में कितने? 30 लाख। कहाँ पड़ा था? बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत में चावल की उपज उस समय की बात बता रहा है। जब देख 1938 85 लाख टन और 1939 79 40 82 41 68 41 में सिर्फ 68 था। इसके बाद में 42 में 93 43 में 76 तो 43 में 76 इतना भी कम नहीं था कि भाई पूर्ति नहीं की जा सके। कुल उपलब्धता लाख टन। अब उपलब्धता को देख ले। आयात लाख टन 4 3 2 आयात किया गया था उसमें। अब इसमें क्या है? 85 83 85 70 92 79। हाँ इतना कम नहीं कह सकते कि भाई चल आम जनों की पूर्ति नहीं की जा सके खाद्यान्न से। यह सरकार की कमज़ोर वितरण नीति, राजनीतिक नीति, ठीक है ना, वह अमल में नहीं लाना, इसकी वजह से धरातल पर नहीं लाना, इसकी वजह से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अगर सरकार हर एक परिवार को, जो ज़्यादा गरीब है उसको ज़्यादा और जो है उनको तो कम मात्रा में दे के ये जो खाई पड़ी थी ज़्यादा गहरी, इसको बांट सकते थे या फिर इसको कम कर सकते थे। आई बात समझ में? भाई जो गरीब है उसको दे दिया कि भाई हर परिवार में अगर जैसे कि इतने सदस्य हैं तो भाई उनको सप्ताह का 15 किलो गेहूँ दे दिया या फिर 30 किलो गेहूँ दे दिया। और जो परिवार में आर्थिक स्थिति बढ़िया है या फिर कम सदस्य है उनको कम गेहूँ दे दिया। तो इस प्रकार के करके और फर्जीवाड़ा को रोक के धरातल पर सही तरह से अमल में लागू करके जो 30 लाख का आंकड़ा था ना, इसको कम किया जा सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का काल चावल की कमी के कारण हुआ था। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? ये चावल की उपज है। चावल काफ़ी तो था 76, अब 38 में 85 है, 41 में 68 है। भाई समझे? तो 41 में तो नहीं पड़ा काल 68 की वजह से, जबकि इसमें 76 था फिर भी अकाल पड़ गया। चावल खूब था, सरकारी नीति के कारण अकाल पड़ा था। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। किस वर्ष खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई? भारी कमी तो यही है 70 में, ये 70 ही है। कुल उपलब्धता लाख टन 70 यानी कि 1941 में। राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग 1945। 1943 बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल में सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित थे? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस काल में सबसे अधिक वही मरे। चित्र 4.1 में आप क्या देखते हैं?
पहले चित्र में कौन सा आयु वर्ग दिख रहा है? क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 में दिखाया गया परिवार गरीब है? क्यों? चित्र 4.1, चित्र 4.2। क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 में दिखाया गया परिवार गरीब है? क्यों? क्या आप अकाल पड़ने से पहले दोनों चित्रों में दिखाए गए लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं काम के संदर्भ में? ज्ञात करें कि किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद की जाती है? जितनी मदद होनी चाहिए ना उतनी मदद नहीं की जाती। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय राहत शिविर की जो व्यवस्था की गई थी ना, उसमें पानी लाने के लिए दूर से लाया जाता था पानी। आई बात समझ में? और जो इतना साफ़ नहीं होता था। आई समझ में? खाने पीने के लिए बहुत कम मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता था। तो फिर भाई भूख प्यास से वो राहत शिविर क्या, वो तो मरने का शिविर हो गया। यह है बात। जब सरकार सही तरीके से राहत शिविरों की पूर्ति नहीं कर सकती तो वो जो योजना असफल हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्योंकि भाई कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोगों के लिए अपने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, सोने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों का समीकरण बैठाना पड़ता है, तभी इस योजना को और अधिकारियों को सही तरीके से लागू व क्रियान्वित किया जा सकता है। क्या आपने इस तरह के पीड़ितों की कमी धन, कैद, कपड़ा, दवा आदि के रूप में सहायता की है? भारत में अकाल संबंधी और सूचना एकत्र। अब जैसे कि है ना, कोई राज्य है, ठीक, जैसे कि भाई हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड है ना, वहाँ पर यहाँ पर बिहार वगैरह, तो कोई ज़िला है या फिर गांव है, ठीक है ना, या फिर कोई गांव है जो पहाड़ी की तलेटी में बसा है या फिर नदी के किनारे बसा है, और वहाँ पे बाढ़ आ गई, अब वो पूरा गांव बह गया, और वो गांव में शायद 400-500 घर होंगे, यानी कि कुल मिला के 2-2.5 हज़ार आबादी होगी। तो ये बात का पता चल के और दूसरे गांवों से और दूसरे राज्यों से सरकार की मदद से, ठीक है ना, उनको मदद पहुंचाई जाती है, कपड़ा दिया जाता है, खाने के लिए और चीज़ें दी जाती है, गेहूँ वगैरह, यानी कि सब चीज़ जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो सब चीज़ दी जाती है। तो वो पूरी मात्रा में दी जाती है। आई बात समझ में? कोई कमी नहीं आती उनको, क्योंकि वो इस छोटे से एरिया में हुआ है। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया में होता, जैसे कि आधा भारत में, या फिर ज़्यादा समस्या विकट हो सकती थी। तो ऐसी छोटी मोटी में कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन ये भारत विभाजन, ये काफ़ी बड़ी समस्या थी, लेकिन इतनी भी बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि राहत शिविर इतने ज़्यादा एरिया में भी नहीं थे, ठीक है ना। 10,000 रख लें, 20,000 रख लें, लेकिन इसका कारण सबसे बड़ा ये था ना कि सरकार अभी अभी नई नई अवस्था में थी, इतनी अपनी मजबूत व पकड़ स्थिति नहीं थी, ठीक है ना, दृढ़ निश्चय नहीं ले सकती थी, वगैरह वगैरह, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। भारत में अकाल संबंधी और सूचना एकत्र करें। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है। आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। आजकल भूख की वजह से मृत्यु नहीं होती है कोई से किसी भी राज्य में। अब मृत्यु होती है तो इसकी वजह से होती है, जैसे कि बाढ़ की वजह से, ठीक है ना, कि बाढ़ बह गई, यहाँ पर भूस्खलन हो गया रात के टाइम, तो उसमें पता ही नहीं चला गांव का, है ना, वगैरह वगैरह। भूख की वजह से कोई नहीं मरता है, ठीक। या फिर महामारी आ गई, प्राकृतिक आपदा में महामारियों के कारण भी खाद्य में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा, लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित
सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और अन्यत्र श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकें। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। एक तो है भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। एक तो ये है पारंपरिक दस्तकार, ठीक है ना, दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। ये भी बात सही है, क्योंकि अगर जो पारंपरिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि जो पंडिताई कर रहे हैं या फिर जो बाल काटने का काम कर रहे हैं, अगर वो कोई और दूसरा ऑप्शन उद्योग नहीं करते हैं या फिर या धंधा नहीं करते हैं इसके अलावा, तो इनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो उद्योग धंधा करते आ रहे हैं उससे ही आपको मुनाफा या फिर फ़ायदा हो, अलग भी करना पड़ता है टाइम के अनुसार, और आजकल ऐसा होता भी है। अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा बेकारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकें। रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, यानी कि उसके पास ज़मीन नहीं है। नियत का मतलब रेगुलर नहीं, फिक्स नहीं है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। आजकल कोई नहीं करता इस प्रकार। आई बात समझ में? रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। रामू की पत्नी का नाम क्या है? सुनहरी। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण, फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। ये बात सही है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। आइए चर्चा करें।
कृषि एक मौसमी क्रिया है, क्यों? रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? रामू कैद की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? दोबारा देख ले। कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? रामू कैद की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? जब उसको काम धंधा नहीं मिलता है। आगे बात समझ में, ये है किसकी बात? रामू की। राहत केंद्र और भूखमरी से पीड़ित लोग 1943 बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार 1943 में पड़ा था अकाल, लेकिन उसका असर पड़ रहा है क्या 1945 में? ये अकाल बकाल ये सब है ना, गरीब लोगों के लिए है। जो बंगाल का अकाल पड़ा है ना, वो गरीब लोगों के लिए है। जो पैसे से और धन ध्यान से परिपूर्ण है, उनके लिए कोई अकाल बकाल नहीं है। उनको पता ही नहीं चला होगा कि अकाल भी कोई चीज़ पड़ी है। बात समझ में? अगर सरकार कुछ करती तो फिर उनको पता चलता। अहमद की कहानी। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाले उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोज़गार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय से भी कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। और ये बात भी सही है। जो रिक्शे चालक है उनको कभी धंधा बढ़िया मिल जाता है, कभी कम मिलता है, ठीक है ना। अब उनको वो उस जगह रहते हैं, उसका किराया भी देना होता है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण भी करना रहता है, पढ़ाना भी होता है उनको, ठीक है ना। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। इससे बहुत हेल्प हो जाती है। ये बीपीएल कार्ड है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण करता है, जहाँ वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। क्या रिक्शा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है? नहीं होती। रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है? रामू कैद की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? नहीं, ये असुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि बीपीएल के माध्यम से गेहूँ तो मिलेगा अगर धंधा भी नहीं मिला तो। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी कैद की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग, उनमें से निचली जातियाँ का यहाँ जो भूमि का आधार कमज़ोर होता है, यहाँ पर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं।
वे लोग भी कैद की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। क्या है? खाद्य, हाँ ये बात सही है, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, एक तो गर्भवती महिला है, दूध पिला रही महिलाओं है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो इसका मतलब बिहार की टच साइड है ना। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। किन किन में? उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक। अब भाई वहाँ तो असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक होगी ना, जहाँ ज़मीन है, लेकिन ज़मीन अगर पथरीली है, पानी नहीं है, तो फिर भाई वहाँ अगर फसल नहीं होगी तो फिर उनको सरकार के ऊपर ही और उद्योग खुद के काम धंधे पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालीन और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालीन भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालीन भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। मौसमी भूखमरी यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिकों को कम काम रहता है। 1 मिनट। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताइए, मौसमी भूखमरी क्या है? या फिर मौसमी भूखमरी से संबंधित कथन सत्य है या असत्य? ये ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। कारण बता दिया ये है ना, ग्रामीण में इस वजह से होती है, नगरों में अनियमित श्रम के कारण। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। भाई बरसात में निर्माण कार्य कम होता है तो कम काम रहता है। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। श्रेणी 4.2 में दिखाया गया कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालीन भूखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। भारत में भूखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत। भूखमरी के प्रकार: मौसमी, दीर्घकालीन, कुल। ग्रामीण 1983, 1993 से 94, 99 से 2000। मौसमी जब
1983 में ज़्यादा थी 16.2। दीर्घकालीन खतरनाक होती है 2.3। कुल 18.5 है ना। फिर 10 साल बाद में 4.2 है ना, 0.9, कुल 5.1। काफ़ी सुधार आ गया 93-94 में। फिर 1999-2000 में 2.6, 0.7, 3.3। बताइए 1983 में मौसमी भूखमरी का कितना प्रतिशत था? 16.2। जो 1999 और 2000 में कितना रह गया है? 2.6। 16.2, 2.3, 18.5, 4.2, 0.9। काफ़ी सुधार हो गया 10 साल में। ये सरकार की योजनाओं के कारण ही हुआ है 83-93 में। 2.6, 0.7 और 3.3। शहरी 5.6। शहरी में से शुरू से ही कम थी भाई। 5.6, 0.8 और 6.6। 1.1, 0.5, 1.6, 0.6, 0.3, 0.9, 0.9 है। सागर 2004 विद्या। देखे इस अध्याय का संदर्भ। ठीक। फिर भी ग्रामीण में ज़्यादा है ना। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। कुछ छोटा थोड़ी है। कोई दिक्कत? इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमतों से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहाँ वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS 1998-99 में भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। NHFS भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, ये गरीबी लाती है। ये पढ़ चुके हैं, पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये पढ़ लिया है, अब यहाँ से पढ़ते हैं, है ना। यहाँ से स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक एक विशेष डाक टिकट जारी किया। यह आ सकता है भाई। गेहूं क्रांति डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1968 में। एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था
गेहूँ क्रांति कब? 1968 में। किसके समय? इंदिरा गांधी, जुलाई 1968 में। जुलाई 1968 में। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपाती नहीं थी। दोबारा देख। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक एक विशेष डाक टिकट जारी किया। किस नाम से? गेहूं क्रांति। कब? जुलाई 1968 में। हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपाती नहीं थी। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 58 और 33 करोड़ टन क्रमशः। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 58, मध्य प्रदेश में 33। 2020-21 में है। वर्ष 2020-21 में कुल अनाजों का उत्पादन 310 करोड़ टन है। वर्ष 2021-22 में कुल अनाजों का उत्पादन 315 करोड़ टन है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 36 और 18 करोड़ टन क्रमशः 2020-21 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 17 एवं 16 करोड़ टन क्रमशः 2020-21 में है। उत्तर प्रदेश में 17, नहीं, पश्चिम बंगाल में 17 और उत्तर प्रदेश में 16, 2020-21 में है। पंजाब के किसान HYV प्रकारों वाले गेहूं के खेत के सामने जिस पर हरित क्रांति आधारित है। भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दिशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है, क्योंकि स्टॉक रहता है गोदामों में। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, एक है बफर स्टॉक और दो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौन से घटक है? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आरेख 4.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2021-23, चौथा अनुभाग। भारत में अनाज की उपज करोड़ टन 1960, 61, 80 है ना, फिर 70, 71, 108, फिर भाई साहब 2021-22 315, दो 2021-22 315, 60 में तो था 80 है और 21-22 में है 315। 2 साल में घटा है। कौन कौन सी में? एक तो 14-15 में, 15-16 में। इस समय दालों का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। सही है।
हमारे देश में किस वर्ष में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक हुआ है? 200 से अधिक, 200 से अधिक। 2010-11 से चालू है भाई, ठीक, 2010-11 से चालू है। हमारे देश में किस वर्ष अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक हुआ है? भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई? सर्वाधिक 10 की वृद्धि, सर्वाधिक 10 की वृद्धि का कैसे अनुमान लगाएं? 196 से 245, 196 से 245, 2001, 2001, 2010-11 यही लग रहा है यार। 1900 नहीं, 2001 से 2010-11। क्या 2000 में भारत में उत्पादन वृद्धि स्थायी है? वृद्धि स्थायी नहीं है। ये जो वृद्धि हुई है ना 2010, 2000 और 2001, 176 से 196, तो 196 से 245, जब इतनी गति से फिर वृद्धि नहीं हुई है, फिर तो लगभग में चल रही है बात, ठीक। बफर स्टॉक क्या है? इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।